जी स्टूडेंट्स, क्लास 10th में हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर में रिएक्शंस को बैलेंस करना सीख लिया था। तो नेक्स्ट हमारा आज का क्या लेक्चर रहेगा। तो आज हमने बच्चों क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के बारे में। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में कि कितनी तरह की रिएक्शंस के टाइप्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो रिएक्शन रहेगी वो रहेगी कम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो कौन सी रिएक्शन? कम्बिनेशन रिएक्शन। अब ये कम्बिनेशन रिएक्शन बच्चों क्या होती है? ये कम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में आप जानते हैं। इसके तो पहले तो नाम से पता चल रहा है कि कंबाइन करना है। तो कंबाइन कैसे करना है? दो रिएक्टेंट को कंबाइन करना है और उनसे क्या बनाना है? एक प्रोडक्ट। तो कम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होगा? रिएक्टेंट आपको पता है लेफ्ट साइड लिखते हैं, प्रोडक्ट आपको पता है राइट साइड लिखते हैं। तो कम्बिनेशन रिएक्शन में क्या है कि एक ऐसी रिएक्शन है जिसके अंदर दो रिएक्टेंट को कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बनाया जाए। तो ए रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर टू रिएक्टेंट्स, दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट, ठीक है, टू और मोर रिएक्टेंट combines to give one product, to give one product। तो ऐसी कोई रिएक्शन जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट दें, उसे बोलते हैं कम्बिनेशन रिएक्शन। तो बच्चों एग्जांपल के तौर पर अगर मैं कहूँ कि हमारे पास दो रिएक्टेंट है, एक रिएक्टेंट ए है, एक रिएक्टेंट बी है, और ए और बी ने जुड़कर एक प्रोडक्ट दे दिया जिसका नाम है सी। तो इस तरीके की रिएक्शन को बोलेंगे कम्बिनेशन रिएक्शन। तो बच्चे सुनिए, अब एग्जांपल सुनिए। जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CaO। ये CaO को बोलते क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। ये चूना होता है और इसका दूसरा नाम बच्चों जो इम्पोर्टेंट, जो एग्ज़ाम में मोस्टली पूछा जाता है, क्विक लाइम। इसका क्या नाम है? क्विक लाइम। ये बच्चों याद रखना पड़ेगा आपको। क्विक लाइम किसे बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड को ही क्विक लाइम बोलते हैं। तो जब इसको हमने डिज़ोल्व किया, किसके अंदर? वाटर के अंदर डिज़ोल्व किया। तो जब आप कैल्शियम ऑक्साइड को, जो चॉक पाउडर होता है, चूना होता है, इसको जब आप वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो जब आप देखेंगे कि होता क्या है, इसको वाटर में डिज़ोल्व करने में जो जो बाल्टी होती है जिसके अंदर हम ये चूना ले रखे हैं, तो जब इसको डिज़ोल्व करते हैं तो हल्की हल्की हीट भी रिलीज़ होती है। तो ये बात याद रखना। तो एक कैल्शियम एक मेटल है, मेटल के ऑक्साइड है। मेटल के ऑक्साइड को जब पानी में डालते हैं तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है। तो जब कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में डाला तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। और इसका बच्चे फार्मूला क्या होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का? कैल्शियम को CH लिखते हैं और हाइड्रोक्साइड को लिखते हैं OH से। जब आप इनकी वैलेंसीज से फॉर्मूला बनाओगे, कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, OH की 1 होती है, 1 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, 2 की मल्टीप्लाई OH से हो जाएगी। तो फॉर्मूला बनेगा CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये बच्चों नाम क्या है इसका? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नाम है इस प्रोडक्ट का। CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका नाम है। इसके बच्चों दो नेम और भी हैं। इसे हम स्लेक्ड लाइम भी बोलते हैं, स्लेक्ड लाइम। और इसका तीसरा नाम है बच्चों मिल्क ऑफ लाइम, मिल्क ऑफ लाइम। तो ये बच्चे इसके 3 नाम हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है आप के एग्ज़ाम में कि स्लेक्ट लाइम का फॉर्मूला क्या है और मिल्क ऑफ लाइम किसे बोलते हैं। तो मिल्क ऑफ लाइम और स्लेक्ट लाइम में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है ये हम बच्चे नेक्स्ट चैप्टर में आपको बताएंगे। ठीक है, ये नेक्स्ट चैप्टर में आपको समझाएंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। और अगर आपको समझ में आता है तो हम आपको अभी बताते हैं कि क्या डिफरेंस है। अगर स्लेक्ट लाइम की बात हो तो इसका मतलब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है,
ये वाटर में जब डिज़ोल्व होगा तो आपको इसका एक भी पार्टिकल दिखेगा नहीं। सॉल्यूशन क्या करता है, जैसे आप पानी में चीनी घोलते हैं तो वो बल्क तक घुल जाती है। इस तरीके से जब कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डालेंगे तो एक भी पार्टिकल आपको दिखेगा नहीं, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे जो और बल्क तक घुलेगा तो उसे बोलेंगे स्लेक लाइम। लेकिन मिल्क ऑफ लाइम में इसके जो पार्टिकल्स हैं वो आपको विजिबल भी हो सकते हैं और ये ट्रू सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन स्लेक लाइम कैसा सॉल्यूशन है, ट्रू सॉल्यूशन है। तो ये था बच्चों कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक एग्जांपल, तो जिसको आपको याद रखना है। दो रिएक्टेंट, दोनों को कंबाइन करके क्या बनाया जा रहा है, एक प्रोडक्ट बनाया जा रहा है। आप जनरली ये भी एग्जांपल ले सकते थे, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैग्नीशियम को जब आप बर्न करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो क्या बन जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO। ये आपको पहले भी करा दिया गया है। दो रिएक्टेंट है, दो रिएक्टेंट को कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बनाया। रिएक्शन को बैलेंस करना है तो 2 से मल्टीप्लाई यहाँ भी करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई यहाँ भी करना पड़ेगा। ऊपर वाली रिएक्शन ऑलमोस्ट बैलेंस हो चुकी थी। तो स्टूडेंट एक क्वेश्चन इसमें मैं और बता देता हूँ। ये बच्चों एक मैग्नीशियम का रिबन है, ठीक है। ये मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आता है तो मैग्नीशियम के ऊपर एक ऑक्सीजन की लेयर आ जाती है, जिसे आपने क्या नाम दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो एक क्वेश्चन आता है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाना है। अगर मैग्नीशियम रिबन को जलाना है तो उसको जलाने से पहले हम रब करते हैं, ऐसा क्यों? देखो, जब मैग्नीशियम एक रिएक्टिव मेटल है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके अपने ऊपर ऑक्साइड की लेयर को ले आता है। होगा क्या, जब आप लोग मैग्नीशियम को जलाएंगे उससे पहले इसको रब करना पड़ेगा, साफ़ करना पड़ेगा, इसलिए ताकि इसके ऊपर से इस ऑक्सीजन की लेयर को हटाया जा सके। ये ऑक्सीजन की लेयर इसको बचा कर रखती है, प्रोटेक्ट करके रखती है ताकि ये जले ना। ये बच्चों बात आपने याद रखनी है कि आप मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले इसके ऊपर से ऑक्साइड लेयर को हटाते हैं। ऑक्साइड लेयर अगर हट गई तो मैग्नीशियम रिबन को जलाने में आसानी होगी। तो बच्चों नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन का नाम है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन किसे बोलते हैं? डीकम्पोज करना मतलब एक रिएक्टेंट का टूटना और दो में बट जाना, तो उसे बोलते हैं डीकम्पोज, ठीक है। तो एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर एक ही रिएक्टेंट हो, वन रिएक्टेंट, और ये डीकम्पोज हो जाए, टूट जाए, और टूटने के बाद क्या दे, दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट, टू गिव टू और मोर प्रोडक्ट, तो उसे आप बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे कि मैं कहूँ एक रिएक्टेंट है ए, एक ब्रेक होकर क्या दे रहा है, B+C, तो दो या दो से ज़्यादा भी दे सकता है, ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, मार्बल होता है हमारे पास, मार्बल को बोलते क्या, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। इसे लाइमस्टोन भी बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट भी बोलते हैं बच्चों, इसके नाम है, लाइमस्टोन बोलते हैं इसे, मार्बल होता है ये, ठीक है। और वैसे क्या नाम है, Ca से बोलते हैं बच्चों कैल्शियम, और CO3 को बोलते हैं कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। और जब बच्चों इसको हीट करेंगे ना हम, इस कैल्शियम कार्बोनेट को एक कंटेनर में लिया, कंटेनर को बंद किया और कंटेनर को कर दिया हीट। अब होगा क्या, सुनना, ये कार्बोनेट है, कार्बोनेट मतलब CO3 है। जब इसको हीट करेंगे ना तो CO3 से जो गैस निकलेगी वो निकलेगी कार्बन डाइऑक्साइड। अब अगर CO3 से CO2 ही निकल गया, एक ऑक्सीजन बचा और एक कैल्शियम बचा, तो कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या कंपाउंड बनाता है, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बनाता है, कैल्शियम ऑक्साइड। जब कार्बोनेट को हीट किया तो कार्बन डाइऑक्साइड निकली और बचा क्या, कैल्शियम ऑक्साइड। एक रिएक्टेंट था, कितने प्रोडक्ट बन गए, दो प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट का नाम क्या, कैल्शियम ऑक्साइड, ऊपर भी बता चुका हूँ, इसे बोलते क्या, क्विक लाइम। और साथ में कौन सी गैस निकली, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली। एक रिएक्टेंट था, कितने प्रोडक्ट थे, दो प्रोडक्ट थे। इस रिएक्टेंट को तोड़ने के लिए किसका इस्तेमाल हुआ, हीट का, एनर्जी देनी पड़ी। ये डेल्टा जो साइन है इसका मतलब हीट एब्जॉर्ब कराई। इसका मतलब क्या है कि ये कंटेनर था, इस कंटेनर के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट रखा हुआ था और इसको क्या करा, नीचे से, इसको नीचे से हीट करा, इसको क्या करा, नीचे से हीट करा। तो ये जो डेल्टा साइन है इसका मतलब हीट का साइन है ये। तो ये बच्चों हमारी रिएक्शन थी जिसका नाम क्या था, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसी तरीके एक बच्चों और एग्जांपल है हमारे पास,
फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट को Fe से फेरस को लिखते हैं, सल्फेट को लिखते हैं SO4 से। अब बच्चों फेरस सल्फेट का क्या रोल है? देखो फेरस तब बोलते हैं जब Fe की वैलेंसी 2 हो और SO4 की वैलेंसी भी कितनी है, सल्फेट की भी 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो फॉर्मूला तो वही का वही रहेगा। तो नाम बच्चों क्या है, इसके नाम में या तो रखो आप फेरस सल्फेट या आयरन सल्फेट भी बोल सकते हैं। तो हमने यहाँ पर इसका क्या नाम लिख दिया, फेरस सल्फेट। तो जब फेरस सल्फेट को हीट किया जाएगा बच्चों, अगर Fe की वैलेंसी यहाँ पर 2 है, हीट करने के बाद बनेगा फेरिक ऑक्साइड। फेरिक कब बोलते हैं, जब Fe की वैलेंसी 3 हो और ऑक्सीजन की वैलेंसी तो बच्चों 2 ही रहती है, 2 की मल्टीप्लाई इधर, 3 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी। तो देखो यहाँ पर Fe की वैलेंसी 3 रहती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 रहती है। तो जब आप 2 की मल्टीप्लाई Fe को कर दोगे, 3 की मल्टीप्लाई ऑक्सीजन के साथ कर दोगे, तो यहाँ पर बनेगा क्या, जब वो कंपाउंड बनेगा उसका नाम होगा Fe2O3। यहाँ Fe की वैलेंसी रिएक्टेंट के साइड में 2 है, लेकिन प्रोडक्ट के साइड में आकर वैलेंसी चेंज हो जाती है। इसका आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि यहाँ पर वैलेंसी 2 है, लेकिन प्रोडक्ट साइड आकर वैलेंसी क्या हो गई, चेंज हो गई। इस वजह से इसका फार्मूला चेंज हो गया। और जब भी आप किसी भी मेटल सोल्ट को हीट करते हैं तो मेटल ऑक्साइड बनता है। जैसे ये मेटल था, ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड बना, या ये भी आयरन भी मेटल है, ये भी ऑक्साइड है, लेकिन इसका फार्मूले बच्चे अलग अलग होंगे क्योंकि इनकी वैलेंसियाँ अलग अलग है। तो बनेगा क्या, फेरिक ऑक्साइड। और SO4 है, सल्फेट है, तो 2 तरीके की गैस निकलेगी, या सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। इनका कलर ग्रीन होता है, ग्रीन कलर की गैस SO3 जो है वो निकलेगी। तो इसका मतलब इसका डीकम्पोजिशन हो चुका है। और ये जो डेल्टा का साइन है इसका मतलब इसको हीट किया है। अब की बार 2 प्रोडक्ट नहीं, कितने प्रोडक्ट मिले, 3। सल्फर कितने बच्चों, एक सल्फर ये रहा, एक सल्फर ये रहा, 2 सल्फर है, तो मुझे इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से, ताकि यहाँ पे Fe भी 2 थे, Fe भी 2 है, सल्फर भी 2 है और ऑक्सीजन भी पूरे बैलेंस है, 4 to the 8, 3 ये रहे, 2 ये रहे 5 और 3 ये रहे 8। तो ये हमने 2 एग्जाम्पल किए इसके डीकम्पोजिशन रिएक्शन के। तो बच्चों यहाँ पर इसे डीकम्पोज करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ी, हमें हीट की ज़रूरत पड़ी, और हीट का साइन क्या है, डेल्टा। अब बच्चों ऐसी रिएक्शन जिसमें हमें डीकम्पोज करने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ेगी, तो इलेक्ट्रिसिटी की नीड होगी। जैसे वाटर है, वाटर के अंदर जब हमने वाटर को ब्रेक करना है, तो नीड पड़ेगी इलेक्ट्रिसिटी की। जब वाटर को ब्रेक करेंगे बीच में से, तो एक हाइड्रोजन है, इधर ऑक्सीजन है, तो क्या रिलीज होगा, एक हाइड्रोजन गैस, और दूसरी कौन सी गैस रिलीज होगी, ऑक्सीजन गैस। ये इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होता है बच्चों, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होता है जिसमें आप वाटर को जब डीकम्पोज करते हैं, वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास एक ग्लास होता है, उस ग्लास के अंदर वाटर है और हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड डाली जाती है और इन इलेक्ट्रोड्स को बैटरी के साथ लगा दिया जाता है। एक इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है जिससे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कैथोड और एनोड पर डिपॉजिट होते हैं। आपको सिर्फ इसको ऐसे ही याद रखना है, जब वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो ये बीच में से डीकम्पोज हो जाएगा, हाइड्रोजन इधर से मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा। बैलेंस करना है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया, हाइड्रोजन 4 हो गए, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई किया, हाइड्रोजन भी 4 हो गए और ऑक्सीजन 2। तो एक रिएक्टेंट है, कितने प्रोडक्ट दे रहा है, 2 प्रोडक्ट दे रहा है। इसमें लेकिन हीट नहीं करना पड़ा, इसमें इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ी। ऐसे एक रिएक्शन बच्चों और है जिसमें सनलाइट का यूज़ करना पड़ेगा। तो जैसे सिल्वर क्लोराइड, बच्चों ये सिल्वर क्लोराइड जो होता है AgCl, इसे बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड। और इसका कलर बच्चों कैसा होता है, सिल्वर क्लोराइड का कलर होता है वाइट। अगर इस सिल्वर क्लोराइड को एक कंटेनर में रखा जाता है, ऐसे कंटेनर में, एयर टाइट कंटेनर में, ताकि ये सिल्वर क्लोराइड सनलाइट से, सूरज की किरणों से कांटेक्ट में ना आए, ना रिएक्ट करे। तो जैसे ही सिल्वर क्लोराइड को हम एक चाइना डिश में या एक कंटेनर में लेकर हम सनलाइट में रख दें, तो ये भी डीकम्पोज हो जाएगा। मतलब क्लोरीन गैस सारी की सारी सिल्वर से उड़ जाएगी, और क्लोरीन गैस किस फॉर्म में उड़ेगी, Cl2 में, और सिर्फ बचेगा क्या पीछे, सिल्वर। और सिल्वर का कलर क्या होता है, ग्रे। तो एक रिएक्टेंट था, कितने में टूट गया, 2 में। बैलेंस करना है, देखो यहाँ Cl2 है, यहाँ एक Cl है, तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से। Ag2 हो गया, यहाँ भी किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से। तो वाइट कलर का जो कंपाउंड है वो ग्रे कलर में चेंज हो गया। तो इसका मतलब हमने 3 रिएक्शन पढ़ ली, 3 क्या 4 पढ़ ली। तो जिसमें सबसे पहले इन रिएक्शंस में किसकी ज़रूरत पड़ी थी, हीट की।
एक रिएक्टेंट को तोड़ने के लिए, इस रिएक्शन में इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ी और इस रिएक्शन में सनलाइट की जरूरत पड़ी। आपका एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है और आप एक बार चेक कर लीजिएगा, 9 या 10 क्वेश्चन है, उसमें लिखा हुआ है डीकम्पोजिशन रिएक्शन लिखे जिसमें हीट की, सनलाइट की और इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट हो रिएक्टेंट को तोड़ने के लिए। तो आपको ये तीनों एग्जाम्पल लिखने पड़ेंगे और डीकम्पोजिशन रिएक्शन की डेफिनेशन भी लिखनी पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।